नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विजय लक्ष्मी बेसिक टीचर में। और आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार के अंतर्गत रा के नियमों को समझेंगे। रा के प्रयोग के नियमों को समझेंगे और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमको रा की किस मात्रा पर कितने समय तक बोलना है, कैसे उसका उच्चारण करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रा का पहला नियम, रा का मूल रूप या सामान्य रूप। रा का मूल रूप या सामान्य रूप इस तरह से होता है जैसे ये शब्द लिखा है रमन, रहीम और सीता। इसका हमने वर्ण विच्छेद करके ये समझना है कि इसको सामान्य रूप कैसे कहा जाता है। जैसे रमन का वर्ण विच्छेद किया तो ये हमने र में से आ निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये र जो है वो स्वर सहित है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हलंत लगाकर रा को अलग किया। और इसका दूसरा वर्ण जो माँ है उसमें भी स्वर लगा हुआ है, यानी कि इसमें ये माँ वर्ण जो है वो भी स्वर युक्त है, स्वर सहित है, स्वर से युक्त वर्ण है। तो यहीं पर हमारा जो सामान्य रा का नियम बनता है वो यही है कि जब हमारा रा, ये वाला रा स्वर युक्त हो, जिसमें स्वर जुड़ा हुआ हो। इसको मैंने वर्ण विच्छेद करके आपको ये बताया है कि इसमें स्वर है और इसके बाद जो व्यंजन वर्ण है उसमें भी स्वर है, यानी दोनों वर्ण स्वर और व्यंजन, यानी ये रा और रा के बाद आने वाला जो वर्ण व्यंजन है दोनों में स्वर है, तो ये रा का सामान्य रूप होता है। इसी तरह से इसमें दिए हुए जो अन्य शब्द हैं उनका भी मैंने वर्ण विच्छेद किया। इसको यहाँ पर देखिए, हमारा जो र है उसमें अ स्वर लगा हुआ है, यानी ये भी क्या है, स्वर युक्त वर्ण है। रहीम का जो र है वो स्वर युक्त वर्ण है और हा जो है उसमें ये बड़ी लगी हुई है, ये भी क्या है, स्वर युक्त है। जब इसकी परिभाषा कैसे बनती है, इसका नियम या परिभाषा ऐसे समझ लीजिए कि जब दो वर्ण यानी पहला रा और दूसरा व्यंजन कोई स्वर युक्त हों, दोनों वर्ण स्वर युक्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो रा लिखा जाता है वो सामान्य रूप में लिखा जाता है। ये हमारा पहला नियम है जिसमें हमने कई सारे शब्द दिए हैं। इनके वर्ण विच्छेद के आधार पर आप समझ सकते हो। जैसे ये तीसरा शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर रीता, तो रीता में भी देख लीजिए, रा में ये स्वर लगा हुआ है और त व्यंजन है उसमें भी स्वर लगा हुआ है, अर्थात दोनों जो वर्ण हैं उनमें स्वर है, इसीलिए रा का सामान्य रूप लिखा गया है। गीता में भी ठीक रीता की तरह ही दोनों वर्णों में स्वर है, इसीलिए इसका सामान्य रूप रा ऐसा लिखा गया है। इस तरह से ये रेफ वाला रा या ये पदेन वाला रा यहाँ पर नहीं लगा है। इसके बाद अब हम चलते हैं रा के दूसरे नियम पर। अब आता है हमारा रा का दूसरा नियम, वो रा का रेफ रूप। रा का रेफ रूप, रेफ रूप देखिए इस तरह से होता है, ये शीर्ष पर यानी सिर पर इस तरह से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये हमको समझना है। रा के रेफ रूप में रा को अगले आने वाले वर्ण पर इस तरह से उसके सिर पर, उसके शीर्ष पर लगाना होता है। क्यों लगाना होता है, कब लगाना होता है और इसका उच्चारण भी कैसे किया जाता है, इन तीनों बातों को हम
समझेंगे। जब रा स्वर रहित होता है, स्वर रहित, इसके लिए हमने यहाँ पर दो शब्द और सुने हैं, स्वर मुक्त और दूसरा बिना स्वर का, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई संदेह ना रहे स्वर रहित किसे कहते हैं। स्वर रहित कोई भी वर्ड क्या होता है, जब उसमें हलंत लगा दिया जाता है या उसमें से स्वर निकाल दिया जाता है। और हम वर्णमाला में आपको कई बार बता चुके हैं कि इसको जब इसमें से स्वर निकाल दिया जाता है तो हम इसको आधा अक्षर मानते हैं। तो जब ये जो रा है हमारा स्वर रहित होता है, स्वर से मुक्त होता है, यानी इसमें आ नहीं होता है, और ठीक इसके बाद जो व्यंजन लगता है उसमें स्वर होता है, वो स्वर युक्त होता है, तब ये हमारा रा उसके सिर पर लग जाता है। और इसके लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक बता दें कि हम किसी भी मात्रा को या किसी भी बोझ को, वजन को सिर पर कब रख लेते हैं, आसानी से जब वो हल्का होता है। रा को आधा कर दिया तो इसका वजन हल्का हो गया और इसको हमने कहाँ रख दिया, सिर पर। तो इस तरह से ये रा जो है वो रेप के रूप में अपने आगे आने वाले वर्ड पर लगता है और इसका उच्चारण बहुत जल्दी किया जाता है। जिसमें वजन कम है उसको अधिक समय तक नहीं उठाया जा सकता है, बोला भी नहीं जा सकता है। ऐसे देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हमने, जैसे कि पर्वत। क्या लिया है, पर्वत। अब इसमें जब हम वर्ड विच्छेद कर रहे हैं तो देखिए हमने ये प, इसको अलग करिए क्योंकि हमको तो सिर्फ रा की अवधारणा को समझना है, तो रा पर ही आते हैं। इसमें जो रा है वो स्वर रहित है, यानी इसमें स्वर नहीं है। जब हमने इसका वर्ड विच्छेद किया तो रा के बाद यहाँ पर आ नहीं लिखा है, यानी ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। लेकिन आगे आने वाला जो व्यंजन है वह, आगे आने वाला व्यंजन वह, उसमें क्या है, स्वर है। तो इसी तरह से इसको देखिए क्या किया, जो आधा रा है वो अपने पूर्ण व्यंजन के साथ सिर पर लग गया। ये होती है हमारी रेफ वाली रा की मात्रा, भी इसको कहते हैं। ये हमारा रा का, रेफ का नियम है। और इसको हम एक और शब्द के द्वारा समझते हैं। दर्शन में देख लीजिए आप, ये रा यहाँ पर देखिए हलंत लगा है, कोई आवर्ण नहीं लिखा है, यानी कोई स्वर आगे नहीं है। ये कैसा है, आधा वर्ड है। और इसके आगे श, इसमें हमने इसका श का वर्ण विच्छेद किया तो आ यहाँ पर लिखा है। ठीक इसी तरह से जैसे व का वर्ण विच्छेद किया तो आ लिखा है, और इसी चीज को उठाकर हमने जब यहाँ रखा तो क्लियर हो जाता है कि रा हमारा कैसा है, स्वर रहित है, जिसमें स्वर मुक्त है, स्वर नहीं है। और अगले आने वाला जो व्यंजन है वो कैसा है, स्वर युक्त है, उसमें स्वर है। देखिए इसमें अलंत लगा है, इसमें अलंत नहीं है, और हलंत लगा है तो वो आधा वर्ण है, स्वर रहित है, स्वर नहीं है। और इसीलिए ये क्या होगा, ये वाला रा अपने आगे आने वाले व्यंजन के सिर पर, शीर्ष पर चढ़ जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, रेफ वाला रा। तो आपने यहाँ पर रा के प्रयोग के दो नियम समझे। अब हम आते हैं रा के प्रयोग में तीसरा नियम देखते हैं। तो रा का पदेन रूप। रा का पदेन रूप, पदेन रूप से मतलब है कोई भी ऐसा अक्षर जिसमें इस तरह की कोई खड़ी पाई हो, है, उसमें इस तरह से जो मात्रा लगाई जाती है या रा का जो रूप लगाया जाता है उसको पदेन रा कहते हैं। क्योंकि ये नीचा है, नीचे के भाग से हमने जो मात्रा लगाई है यानी पैरों की तरफ, तो वो क्या हो गई, पदेन वाली। अब
पहले हमने क्या किया था, ये रेफ वाली मात्रा में क्या बताया था कि हमारा जब रा है वो कैसा होगा, स्वर रहित होगा, हलंत लगा होगा, तो इसका वजन कम होगा, तो इसको हम सिर पे रख लेंगे। अब जब पदेन वाला रा होगा तो कैसा होगा, स्वर युक्त होगा, इसमें स्वर है, हमने हलंत लगा के इसमें से आ नहीं निकाला है, ये स्वर युक्त है। जब ये स्वर युक्त है तो इसका वजन ज़्यादा होगा, तो इसको हम सिर पे नहीं रख के कहाँ रखेंगे, पैरों पे रखेंगे, इसीलिए इसको पदेन वाला रा कहते हैं। और ये कोई नियम नहीं है, सिर्फ इसके पदेन वाले रा और रेफ वाले रा में अंतर को याद रखने के लिए इतना बताया है। तो इसी तरह से अपने तीसरे नियम को जरा समझते हैं। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन यानी जो व्यंजन होगा उसमें स्वर नहीं होगा, रहित मुक्त, और स्वर युक्त रा जिसमें स्वर है, तब हम क्या करेंगे, इस तरह से पदेन वाला रा किसी भी वर्ण में लगाएंगे। और कौन से वर्ण में, जिसमें इस तरह की खड़ी पाई होगी, इस तरह से नीचे डंडा लगा हुआ होगा उसमें। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, इसको हम देख सकते हैं। ये हमारा क है, क्या है, क, इसमें हलंत लगा हुआ है, स्वर नहीं है, और इसमें रा में हलंत नहीं लगा है तो इसमें स्वर है। ये क्या हो गया हमारा, स्वर युक्त या स्वर सहित। तो ऐसे शब्दों का जब मेल होगा तो ये रा कहाँ लग जाएगा, यहाँ नीचे पैरों में, इसे कहते हैं पदेन वाला रा। और इसका एक उदाहरण शब्द के रूप में ये लिखा है क्रम। इसी तरह से दूसरा है ग, ये भी हमारा स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन है। और ये हमारा र है, इसमें स्वर है, तो इसको भी हमने गा में नीचे पदेन वाला रा लगा के लिखा है, और ये इससे एक शब्द बनाया है ग्रह। तो इस तरह से पदेन वाला रा कब लगता है और इसको कैसे बोला जाता है। देखिए, रेफ वाला जो रा होता है उसको कम समय में बोलते हैं, जैसे अभी लिखा था दर्पण, तो रा कम समय में बोला। और ये वाला रा है क्योंकि इसका व्यंजन जो है वो बिना स्वर का है, तो उस व्यंजन को थोड़ा कम समय देंगे और जिसमें स्वर है उसको ज़्यादा देंगे। कैसे, क्रम। तो मेरा रा जो लास्ट में निकलता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और क को वहीं पर कम पड़ा जाता, क्रम। और ऐसे ये ग्रह, ग्रह, तो रा बाद में निकलता है और गा पहले निकलता है, वो भी कम समय के लिए। और जबकि हम जब रेफ वाला चढ़ाते हैं, रेफ वाला रा लगाते हैं ये, तो इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, इसको कम समय पढ़ेंगे। कैसे, दर्पण, पढ़, पा की ध्वनि ज़्यादा देर तक है। तो ये पदेन वाली रा और रेफ वाले रा को उच्चारण करने में, उच्चारित करने में अंतर होता है। इसके बाद आगे भी पदेन वाले रा की अवधारणा को ही हम समझेंगे, लेकिन किस में समझेंगे, जो नीचे से गोल व्यंजन होंगे, जो हमने यहाँ देखिए उदाहरण में दिए हैं, छ, ट, ठ, ड, ढ, ये सारे नीचे से गोल आकृति के व्यंजन है। इसमें जब स्वर सहित रा का मेल होता है तो इसको इस तरह से नीचे, इस तरह से इस रूप में लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारा व्यंजन कैसा है, बिना स्वर का है, यानी स्वर रहता है। और ये रा कैसा है, स्वर युक्त है, स्वर सहित है। तो इनका मेल करने पर ट में इस तरह से र लगेगा। और इसको कैसे पढ़ेंगे, ट्रक। टा, टा की ध्वनि बहुत कम और रा की ध्वनि तेज निकलती है, ट्रक। ऐसे ही ड,
और र, और ये हो गया हमारा ड्र, इसका शब्द ड्रम। और यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा मात्रा लगा के बताया है। और मात्रा क्यों लगाई, ये जरूरी नहीं कि हमारा आ स्वर ही निकले, स्वर तो हमारी मात्रिक जितनी भी मात्राएं हैं वो सब स्वर ही है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यंजन है ट, और इसमें क्या किया है, ये कैसा व्यंजन है, इसमें हलंत लगा है। ये कैसा है, स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है। और ये रा है, हलंत लगाया, लेकिन क्यों लगाया, क्योंकि हमको अपनी मात्रा दिखानी थी ए, यहाँ से उठा के यहाँ रखा है, लेकिन इसमें है। तो जब इनको हमने ऐड किया, जोड़ा, तो ये मात्रा के रूप में इस टा के ऊपर ये यहाँ पर लग गया। तो इस तरह से ये इसको हम कैसे बोलेंगे, ट्रे। और ये अगला शब्द इसमें जोड़ दिया, तो वो अक्षर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ट्रेन। तो इस तरह से हमने अपने पदेन वाले रा के नियम को भी समझा, उसका रूप, प्रयोग और उच्चारण दोनों को समझा। अब इसके बाद कुछ ऐसे व्यंजन हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें रा लगने पर उनका थोड़ा रूप बदल जाता है, उनको हम देखते हैं। जैसे कि श के साथ अगर रा मिलता है, और हमारे इन वर्णों को ये ध्यान से देखना कि जब हलंत लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ये श कैसा है, स्वर रहित है, और इसमें नहीं लगा है तो ये कैसा है, स्वर सहित है, स्वर युक्त है। जब इनका मेल होता है तो इसका इस शा का रूप कुछ ऐसा हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और ये इसको क्या बोलते हैं, श्र। ये देखिए श, और ये हमारा रा है जिसका स्वर निकाल के यहाँ रखा गया है, बट स्वर साथ में है, और इस तरह से ये श्रा बना हुआ है। तो ये इससे एक शब्द लिखा है श्रम। और यहाँ पर मैंने ये आ स्वर निकाला, और दो और भी मैंने इधर इसको वर्ण विच्छेद किया है, दो शब्द इनका शब्दों का। जैसे श्री, श्री में देखिए रा की ई, यानी ये स्वर जो है इसके साथ है। और ये श्रे, जैसे श्रेष्ठ शब्द होता है, श्रीमान है ना, इसमें मान लगा दिया तो श्रीमान हो गया, और इसमें हमने ये इष्ट लिख दिया तो श्रेष्ठ हो गया, ऐसा शब्द बन गया। तो इसके लिए हमने श में ये रा पे ए स्वर लगाया हुआ है, यानी ये स्वर सहित है, स्वर युक्त है। और ये व्यंजन हमारे, ये शा कैसा है, स्वर रहित है। तो इसका रूप ऐसा हो जाता है। इसका उच्चारण भी हम कैसे करते हैं, इस श को बहुत कम समय में, और ये जिसपे हमारा सीधी सी बात है कि जब रा स्वर युक्त होता है तो उस रा को जो व्यंजन जिसके साथ व्यंजन जो लगा हुआ है, जो स्वर जिसमें नहीं है, जो स्वर रहित है, उसकी अपेक्षा ज़्यादा तेज बोला जाता है, थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगता है। जैसे श्रीमान, श्रम, श्रेष्ठ, इसमें श की ध्वनि कम होती है, रा की ध्वनि ज़्यादा होती है। अब इसके बाद आता है हमारा ये स, ये वाला स, सा से सपेरा, सा से सड़क, ये वाला स है, ये दंत वर्ण है स। तो इसके साथ जब हमारा ये लिखना भूल गई, इसमें हलंत लगाना भूल गई, ध्यान दीजिए। ये भी हमारा कैसा रहेगा, स्वर रहित। जब ये सा स्वर रहित रहेगा और ये हमारा रा स्वर युक्त रहेगा, स्वर सहित होगा, तो इसका रूप कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखिए सा में यहाँ पर जो लाइन खींची है वहाँ पर ये रा लगता है। ये इसके वर्ण विच्छेद यहाँ पर किया गया है। ये स्वर रहित सा और स्वर युक्त रा का जब मेल होता है तो स्र ऐसा बनता है, और इससे बनने वाले हमारे कुछ शब्द स्रोत और सहस्त्र। तो ये हमने आज रा का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, कैसे उच्चारण होता है, कैसे कहाँ पर लगता है रेफ वाला रा और पदेन वाला रा और सामान्य रा सीखा। और इसके साथ साथ हम
कुछ और भी बताना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारा वर्ण विचार का ये अंतिम और चौथा भाग है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वर्णों से संबंधित कोई भी तथ्य न छूटे। तो इसके साथ साथ इसके ये जो हमारे इनको अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। ये डा से बनने वाला अड़ा और ढा से बनने वाला अड़ा, ये दोनों अड़ा जो हैं, इन दोनों वर्णों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी में किया जाता है, संस्कृत में नहीं किया जाता है। इसके अलावा इन वर्णों से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। कोई ये वर्ण जो है किसी भी शब्द में आरंभ में नहीं लगते हैं, या तो अंत में लगेंगे या फिर बीच में लगेंगे। तो ये हमारे वर्ण विचार की सभी मुख्य बिंदु इसमें हो जाते हैं। अब चूँकि वर्ण विचार का अध्याय समाप्त होता है, तो हम एक बार संक्षिप्त में कितने वर्ण वर्णमाला में हैं उनको एक बार एक दृष्टि से समझ लें। हमने अपना वर्ण विचार पाठ पूरा पढ़ लिया। इसमें कुछ शेष था, जब हम वर्णमाला और वर्णों का अध्ययन कर रहे थे तो आपको उनका कुल योग नहीं बताया था, ये भूल गए थे हम इस पार्ट को, इस पॉइंट को बताना भूल गए थे। इसलिए इसको अंत में यहाँ पर आपको वर्गीकृत करके पूरा बता दिया गया है। वर्णमाला में 11 स्वर हैं हमारे, 2 अयोगवाह हैं और 33 व्यंजन हैं, और उसमें हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं। जिनको अतिरिक्त वर्ण या अतिरिक्त व्यंजन हैं, जिनको टोटल करके जोड़ करके कुल वर्ण हमारे कितने हो गए? 52, यानी 52। तो इस तरह से वर्ण विचार अध्याय हमारा समाप्त होता है। और इसके बाद अब हम अपने अगले भाग में, जो हमारी अगला भाग होगा वो शब्दों की ओर होगा। तो उसके लिए अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपकी समझ में आया हो वर्ण विचार चैप्टर, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।